हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षा मित्र क्लासेस पर। और आज की वीडियो में हम आपके लिए जो लेकर आए हैं वो है सीटेट के लिए आपकी मैथ्स की थर्ड वीडियो। और पिछली दो वीडियोस में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था बेटा वो था, एक हमने बात की थी मेंसुरेशन की, फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने कुछ ज्योमेट्री क्वेश्चंस ट्राई किए थे। आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के मैथ्स के पार्ट के लिए फॉर पेपर 2 वो आपका है एलजेब्रा। क्योंकि आपने देखा होगा जो क्वेश्चंस जो एलजेब्रा से आ रहे हैं हर साल हर पेपर में 3 4 इस तरह से देखने को आपको मिल जाते हैं। ठीक है, उसी को बात को ध्यान के रखते हुए कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं, कुछ और डिफरेंट अच्छे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सबको हमने कंपाइल करके ये जो क्लास है वो तैयार करी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं मैथ्स के लिए ये आपकी जो वीडियो है। ठीक है, चलिए पहला सवाल लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर क्या है, देखो जब भी अलजेब्रा की बात आएगी आप ये चीज दिमाग में हमेशा रखिए कि आपको जो आइडेंटिटीज हैं, कहने का मतलब जो आपने फॉर्मूलाज पढ़े थे छोटी क्लासेस में, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, इसके अलावा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये सब आपके दिमाग में होने चाहिए। और अगर ये आपके फिंगर टिप्स पे है तो बेटा बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो अब जो ये क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, बहुत बार देखा हुआ क्वेश्चन है, बहुत तरह से ये क्वेश्चन आता है, ये एक बहुत सिंपल टाइप है इसका और थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वेश्चन को पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन के अंदर आपको कहा गया कि a प्लस बी 3 है, साथ में एक और चीज दी है, वो कहता है जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो 89 है। अच्छा, लेकिन जो फाइंड आउट करना है, जो फाइंड आउट करना है वो एक डिफरेंट चीज है। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट यहां करना है कि 1 अपॉन में ए प्लस 1 अपॉन में बी कितना होगा। ठीक है, अलग से कोई आइडेंटिटी नहीं पूछी हुई, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो फाइंड आउट करनी है 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी की। ठीक है, अब क्या होगा दिमाग में, वैसे ये आएगा कि भाई पहले ए निकाल लो फिर बी निकाल लो और काम अपना खत्म कर लो, बट ऐसा नहीं है, निकल ही नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए क्या करना है, आप पहले ये देखो कि फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, तो अगर इस एक्सप्रेशन के बारे में सोचा जाए तो मैं इसमें एक काम कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, मैं इसमें इसको एलसीएम लेके थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं और जो ये मुझे देगा ये दे देगा बी प्लस ए, यानी कि मुझे एक्चुअली में ये फाइंड आउट करना है। अब देखो जैसे ही मैंने क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ड्वेल किया, देखा उसे, तो मुझे क्या मालूम पड़ा, अरे भाई कि एक्चुअली में मेरे पास क्वेश्चन का आधा काम तो ऑलरेडी हो रखा है, बिकॉज ए प्लस बी आपको दिया हुआ है। सही बात है, ए प्लस बी आपको दिया हुआ है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर ए इंटू बी निकल जाए तो मेरा काम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसके अलावा अगर a प्लस बी दिया हुआ है तो आपको ये मालूम पड़ गया कि 3 जो है वो क्वेश्चन का पार्ट है और ये वाला पार्ट अभी निकालना बाकी है। इसको देखा जाए तो यहाँ 3 ऑप्शंस में आपको 3 दिखाई पड़ रहा है, 2 में नेगेटिव है और 1 में पॉजिटिव है, तो डी तो पक्का पक्का इसका आंसर नहीं है। अब आगे बात करते हैं, कहने का मतलब a इंटू बी कहां से निकलेगा, तो देखो जरा छोटी सी बात देखो जरा, हम कहते हैं कि भाई जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसमें क्या हो जाएगा कि अगर हम इसे ओपन कर लें, तो ये कहेगा कि भाई a स्क्वायर, थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया, ये कहेगा कि भाई जो फॉर्मूला है हमारे पास, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको ऐसे करके अलग से ब्रैकेट में लिख के चल रहा हूं। क्यों कर रहे हैं मैं ऐसा, देखो जरा, पहली बात a प्लस बी वहां देखा जाए तो ये हमारे पास 3 है। ठीक है, अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 89 है। अच्छा, और 2 इंटू ए बी, एक्चुअली मुझे ए बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेटा यहां से आया 9, आपने 89 को शिफ्ट करके अपना जो आंसर है उसे निकालने के लिए ये स्टेप करके आपको ए बी की वैल्यू जो है वो -40 मिल जाएगी। खत्म, सीधी सी बात। कहने का मतलब आपको ये भी मालूम पड़ गया कि यहाँ पर -40 आएगा, तो आपका जो आंसर है वो है सी। ठीक है, जो आपका आंसर है वो है सी। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, किस तरह से पूछा हुआ है, क्या चीज आपसे कही जा रही है। सबसे पहली चीज, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। डिफरेंस होगा थोड़ा सा, जो हमारे होते हैं पॉलिनोमियल्स, वहां पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसे आप क्या लिखते हो, आप उसकी जनरल फॉर्म को कुछ इस तरह से लिखते हो, आप उसकी जनरल फॉर्म को कुछ इस तरह से लिखो, ठीक है। लेकिन इसी चीज में अगर हम बस इक्वल टू 0 लगा दें तो ये इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अगर यहां पर जो है, अगर यहां पर जस्ट इतना लिखा हो, जस्ट इतना लिखा हो तो ये है पॉलिनोमियल, ठीक है। और अगर इसके अंदर आपके पास ये जो इक्वल टू 0 है ये लग जाए तो ये बन जाती है हमारी इक्वेशन, दोनों ही क्वाड्रेटिक ही कहलाती है। अच्छा, अब जो मुझे दिया हुआ है, जो मुझे दिया हुआ है वो है 10x² प्लस x और -3, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब करना क्या है, करना क्या है, यहां देख के मालूम पड़ जाता है कि मुझे इसके फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं, और जो फैक्टर फाइंड आउट हो जाएंगे तब मुझे जो ये a, b और c और d दिखाई पड़ रहे हैं इनको यूज करना है। कंडीशन ये है कि जो a है वो c से ग्रेटर होना चाहिए, और जब ये चारों वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी तो मैं इसको इस एक्सप्रेशन में पुट करके आंसर को फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। ये हमारी पूरी समरी है। तो पहला काम क्या है, फैक्टराइज करना। चलिए फैक्टराइज करते हैं। तो इसको देख के मालूम पड़ता है कि हमें फैक्टर करने के लिए मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, हमें चाहिए 30, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करके हमें चाहिए 1। अच्छा, मालूम कैसे पड़ा कि मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। एक सिंपल वे है, आपको आता होगा, आप a को c से मल्टीप्लाई करते हो, जो भी वैल्यू मिलती है वही मल्टीप्लाई कर चाहिए होती है। इसके अलावा जो साइन c का होता है, जो साइन c का होता है, देखो यहाँ पे c का साइन नेगेटिव है, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करना है इसका मतलब, और सब्ट्रैक्ट करके आपको जो x का कोफिशिएंट है, ध्यान रखना, सब्ट्रैक्ट करके जो x का कोफिशिएंट यानी कि b, यहां पे कौन है 1, वो आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, तो भाई फैक्टर करने हैं, p से मल्टीप्लाई करके आपने देखा 6 और 5 जो है वो सेटिस्फाई करते हैं, मल्टीप्लाई करोगे 30 आ जाएगा, माइनस करोगे 1 आ जाएगा, तो ये हमारे जो है स्प्लिट करके दो पार्ट में मिल जाते हैं। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, तो हमें मालूम पड़ रहा है कि भाई 10x², ठीक है, आगे 6 है तो फिर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 3, इसको फैक्टराइज करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, तो मेरे पास अब आगे फर्दर यहाँ पे आता है, और अगर यह माइनस कॉमन निकाल दे तो ये कुछ चीजें मेरे पास मिल जाती हैं, और लास्ट मेरे पास जो फाइनल फैक्टर्स मिलते हैं वो आ जाते हैं कुछ, ठीक है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब करना क्या है, अब देखा जाए तो ये चीज किसके इक्वल है, ये इक्वल है ax प्लस बी के और cx प्लस डी के, और cx प्लस डी के। अब करो कंपैरिजन, अब करो कंपैरिजन, इस फर्स्ट वाले को कंपेयर करो फर्स्ट वाले पार्ट से, तो a की वैल्यू आपको क्या दिखाई पड़ जाएगी, a की वैल्यू दिखाई पड़ जाएगी 5, b की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3, ठीक है। अब इस सेकंड वाले को सेकंड से कंपेयर कर लो, सही है, तो मुझे यहाँ पे c की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी 2 और d की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी -1। ये मेरी सारी वैल्यूज हो गई। अब आते हैं उस बात पर जो फाइंड आउट करनी थी। तो बेटा फाइंड आउट हमें यहाँ पे करना था कि b प्लस डी अपॉन में a प्लस सी कितना है, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना था। तो b और d मुझे यहाँ पे दिए गए हैं 3 -1, और a और c है 5 प्लस 2, तो ये मेरे पास जो आ रहा है b प्लस डी और a प्लस सी, और a c से ग्रेटर है, ठीक है। तो यहां से जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 2/7, यहां जो आंसर आ रहा है वो है 2/7। एक बार जरा कंफर्म कर लेते हैं फिर से, तो a प्लस बी प्लस डी 3 और ठीक है, चलो, तो ये है मेरा आंसर 2/7। अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन पे आते हैं। तो अब क्या ये एक इंटीजर है, जी नहीं, इंटीजर नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये क्या होते हैं, हमेशा एक बात ध्यान रखनी है
कि देखो भाई, जब भी हम कोई फ्रैक्शन लिखते हैं तो हम एक लेते हैं न्यूमरेटर और एक लेते हैं डिनोमिनेटर। एक लेते हैं न्यूमरेटर और एक लेते हैं डिनोमिनेटर। अगर 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 न्यूमरेटर जो है वो छोटा हो डिनोमिनेटर से, अगर न्यूमरेटर जो है वो छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो हम उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अदरवाइज वो हो जाता है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर एक मिक्स फ्रैक्शन कह लो। ठीक है, तो इस केस में जो ये दिख रहा है ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब क्या है कि जो क्वेश्चंस आपके पास में आने वाले हैं, यहां पर क्या आ रहा है कि हम कभी कभी रीअरेंजमेंट भी करते हैं। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है, अब एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब हम अलजेब्रा के अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इसके अंदर एक बात ध्यान रखनी ये होती है कि जो सेम फैमिली के मेंबर होते हैं, ठीक है, जो सेम फैमिली के मेंबर होते हैं वही आपस में या तो ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ध्यान रखना इस बात का। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए एक बात आपसे क्लियर कट बोल दी जाती है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए सेम फैमिली वाले ही आपस में ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है अगर कल को मुझसे कहा जाए कि भाई एक्स स्क्वायर को ऐड कर दो एक्स में, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स सेम फैमिली के नहीं है। बट अगर यहीं पे ऐसा कहा जाए कि एक्स स्क्वायर को ऐड कर दो 4x स्क्वायर में, तो ये पॉसिबल है बिकॉज इनकी फैमिली यानी कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों सेम दे रखे हैं। तो मैं इसका आंसर क्या 5x स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, बट मैं इसको कभी ऐड नहीं कर सकता, ध्यान रखना इस बात का। तो इसी बात को थोड़ा ध्यान रखिए और अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी जरा बात करते हैं। देखो आपको करना क्या है, आपको एक एक्सप्रेशन P दिया है, ठीक है, एक Q दिया है और एक R दिया है और आपको फाइंड आउट ये करना है P माइनस क्यू प्लस R। तो पहले हम P माइनस क्यू कर लेते हैं, फिर प्लस R भी कर लेंगे। ठीक है, P माइनस क्यू कर लेते हैं, पहले जरा P लिखते हैं। तो P जो है मेरे पास वो है 10x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर प्लस 5xy, ये है हमारे पास P। ठीक है, अब जब मैं Q लिखूंगा, ठीक है, जब मैं Q को यहां पे पुट अप करने वाला हूं तो मैं उस फैमिली वाली बात की ध्यान रखूंगा। ठीक है, देखो कैसे, यहां जो फर्स्ट टर्म है वो है 10x स्क्वायर, तो टर्म जो है वो x स्क्वायर की है, फैमिली किसकी है, x स्क्वायर की है। तो आप Q वाले एक्सप्रेशन में से जो x स्क्वायर वाली टर्म है उसको उठाओ, तो मालूम पड़ता है कि यहां पर 3x स्क्वायर आएगा। कौन सी टर्म आएगी, ये वाली टर्म। ठीक है, सेकंड टर्म y स्क्वायर की है, तो यहां से आप ये वाली टर्म उठाएंगे तो यहां से जाएगा 10y स्क्वायर, और लास्ट जो बच गया वो अपने आप ही थर्ड के नीचे पहुंचने वाला है, ये आ गया 12xy। से यहां तक की बात। अब करना क्या था, करना था बेटा सब्ट्रैक्ट, यानी कि माइनस करना है, P माइनस क्यू करना है। जब भी माइनस करा जाएगा साइन चेंज होंगे, कहने का मतलब यहां पर जो साइन है वो यहां ये नेगेटिव का हो जाएगा, ये नेगेटिव का हो जाएगा, ये नेगेटिव का हो जाएगा, और अब ये जो साइन है ये एग्जिस्ट नहीं करते। अब ये नेगेटिव वाले साइन जो है सिर्फ यही काम करें। ठीक है, तो अब क्या होता है, तो अब यहां पर देखा जाए तो मेरे पास आंसर आते हैं 7x स्क्वायर। ठीक है, यहां से आता है नेगेटिव 18y स्क्वायर और यहां से आता है नेगेटिव का 7x। ये फिलहाल तक की बात होगी हमारी। ठीक है, मैंने P माइनस को फाइंड आउट कर लिया। एक चीज और करनी है, अब करना क्या है, अब इसी वाले एक्सप्रेशन में ऐड कर देना है R को। तो फिर से वही करेंगे, R को फिर यहां पुट करते हैं, फैमिली वाली बात का ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। पहली टर्म x स्क्वायर है बेटा, आपको x स्क्वायर यहां दिखाई पड़ेगा, तो ये नेगेटिव का 3x स्क्वायर है। ठीक है, आगे आते हैं y स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव का 8y स्क्वायर। ठीक है, लास्ट टर्म बच जाती है पॉजिटिव का 4xy, और इन्हें ऐड करना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ देखेंगे और आंसर निकाल देंगे, कोई साइन चेंज करने की जरूरत है नहीं पड़ने वाली। तो यहां से क्या आता है, यहां से आता है 4x स्क्वायर, यहां से आता है नेगेटिव 10y स्क्वायर और यहां से आता है 3xy। इसको आप वहां पे देख लीजिए, मेरे ख्याल से आपका जो आंसर है वो आ रहा है ऑप्शन बी। ठीक है, जो हमारा आंसर वो आ रहा है ऑप्शन बी। चलिए ठीक है, कुछ गलती नहीं लगाया, जी हाँ बिल्कुल बढ़िया। चलते हैं आगे, अगला सवाल। अच्छा,
तो अब जो बात चल रही थी कि हम अभी थोड़े से क्वेश्चंस जो है वो अलजेब्रा पे ही लेके चलने वाले हैं। अब क्या है, हम आइडेंटिटीज की तरफ और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम कॉन्टिन्यूसली आइडेंटिटीज की बात ही करेंगे और उसके हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फैक्टराइज करने के लिए। ध्यान देना, हम आइडेंटिटी यूज करेंगे फैक्टराइज करने के लिए, फैक्टर्स बनाने के लिए। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, यानी कि इसका फैक्टर कौन है। ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब हो क्या रहा है, देखो जरा एक पहले आइडेंटिटी समझ लो। हमारे पास आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि एक्सपेंड करके आपको एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई देती है। ये सबको पता है। ठीक है, नहीं पता तो अब देख लो और अब याद कर लेना, ये छूटनी नहीं चाहिए। अच्छा, क्या है, ध्यान से देखो जरा। अगर इस पूरी टर्म को x माना जाए और इस पूरी टर्म को y माना जाए, ठीक है, तो ये एक्चुअली में x का स्क्वायर है और ये एक्चुअली में y का स्क्वायर है। ठीक है, ब्रैकेट लगाना है तो आप लगा लीजिए, हेल्प ही करेगा। सही है, बीच में लगा है माइनस, तो ये आपकी आइडेंटिटी पूरी पूरी कंफर्म हो जाती है। हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, और देखो क्या होगा, पहले x प्लस वाई है, यानी कि जो पहले ब्रैकेट के अंदर लिखा है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर a प्लस सी माइनस डी, इसको पहले ऐड करेंगे और फिर इसी को ही सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और देखते हैं क्या होता है। चलिए तो पहले पुट करते हैं। तो मैंने कहा कि भाई a प्लस बी प्लस सी, ये तो हो गया x प्लस x, कौन सा, ये वाला। अब हमने प्लस लगाया और फिर यहां से a प्लस सी माइनस डी। ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है यहां पर, ये जस्ट x प्लस वाई लिखा है अभी। ठीक है, अब हम लिखने वाले हैं x माइनस वाई। तो x फिर से यहां पे ध्यान देंगे, a प्लस बी प्लस सी। अब आया माइनस। बेटा ये माइनस जो है ना, इसका बहुत ध्यान रखना, ये कभी भी अगर नंबर जो है माइनस करवा देगा, क्योंकि जब भी माइनस आता है और नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होती हैं तो साइन चेंज होते हैं। ठीक है, तो माइनस लगाया, y ये लिखा हुआ था। अब ध्यान दो, यहां पर a पॉजिटिव का है, आप माइनस लगाओगे, साइन चेंज, यानी कि अब ये नेगेटिव का हो गया। सी पॉजिटिव का है, ये भी नेगेटिव का हो गया। डी नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का हो गया। ये हो गए हमारे फॉर्मूले का पूरा पूरा एक्सपेंशन, हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, मतलब ये। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब अगर फर्स्ट ब्रैकेट में देखा जाए तो यहां मेरे पास 2a है, फिर एक अकेला b है, 2 c है और एक d है। सेकेंड ब्रैकेट में अगर देखते हैं तो देखो, पहले a से a कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ b प्लस डी। तो ये मेरे पास इसके दो फैक्टर जो है वो मिल जाते हैं। अब वहां देखो आपके पास b प्लस डी ये लिखा, ये था आपका वन ऑफ द फैक्टर जो कि इस एक्सप्रेशन का बन सकता था। काम सिर्फ इतना करना पड़ा आपको कि अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आप जो है क्वेश्चन को बहुत प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस ये देखिए कि फॉर्मूला को पुट कैसे करना है, उसे पुट करने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके जो वेरिएबल्स उसे पहचानिए, x क्या है y क्या है, और प्रॉपर्ली पुट कीजिए। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस काम बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, वही सवाल है, वही फॉर्मूला यूज होगा, बट कुछ नंबर चेंज हो गए, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने फिर से यही क्वेश्चन इसके तुरंत बाद ही डाला है। थोड़ी प्रैक्टिस अगर साथ हो जाएगी, एक तरह का क्वेश्चन एक बार में अगर 8-10 कर लेते हो, 4-5 मैं यहीं पे करवा दूंगा, तो ये जो बात है ये दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखो करना क्या है यहाँ पर। तो फिर से लिख रहा हूं मैं आपके लिए कि भाई मेरे पास था एक्स स्क्वायर और मेरे पास था माइनस में वाई, जिसको मैंने कहा था कि भाई एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो। कितनी बात थी हमारे पास। अब देखो इस वाले के पास, भाई यहां तो स्क्वायर लगाया पहले से ही और 25 लिखा हुआ है, तो ये हिंट है 25 स्क्वायर होता है। भाई 25 जो है वो स्क्वायर है 5 का, तो अगर हम इस पूरे पर ही स्क्वायर लगा दें ऐसे करके तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 5 का स्क्वायर 25 और एक एक्स प्लस वाई पे स्क्वायर पहले से लगा हुआ था, हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, टोटल होल पे लग गया। फिर लगाया माइनस, अब यहां मेरे पास एक 6 था और इधर x माइनस 2y पर भी होल स्क्वायर आ गया। अब ध्यान से, क्यों ध्यान से देखो, मैं एक छोटा सा काम कर दूं, जरा ब्रैकेट लगा। क्यों लगाया ब्रैकेट, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसका स्क्वायर है। बात को ध्यान रखना, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसका स्क्वायर है। तो ब्रैकेट के अंदर कौन है, x, इसकी बात हो रही है अभी।
ब्रैकेट के अंदर कौन है, x। देखो तो अब क्या हुआ, अब यहां पर जो x है वो ये पूरा हिस्सा है, ठीक है, यही गलती होती है बस। इसी तरह से जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो है y, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये पूरा y, पूरा x पूरा y, इसी को ध्यान से यूज कर लो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो फिर देखो क्या है, पहले करना है x प्लस वाई। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ, मैं ब्रैकेट ले लेता हूं 5x प्लस वाई, ठीक है, ये हो गया मेरा। अब प्लस 6x माइनस 2, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन हुआ है। क्यों, क्योंकि ये मेरा पूरा x था और ये मेरा पूरा y था, जिनको मैंने यहां पर ऐड किया। अब आगे बढ़ू, अब की बार इन्हें करो सब्ट्रैक्ट, यानी कि 5x प्लस वाई माइनस 6x माइनस 2y, ठीक है, यहां तक की बात हो गई, हमने ऐड भी करा सब्ट्रैक्ट भी करा। अब छोटा सा सिंप्लीफिकेशन, ब्रैकेट सारे ओपन करेंगे, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो बेटा पहली चीज देखो, ये हुआ 5x, यहां आया 5y, ये हुआ 6x, ये हो गया 12y। आसान चीज है, फटाफट से कर देते हैं इसको, ठीक है। और अगर आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हो तो बहुत ज्यादा अच्छी बात। हाँ बस ये हुआ कि आप जल्दी कर दोगे और मैं धीरे धीरे करूंगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए जरा क्या हो रहा है, फर्स्ट ब्रैकेट के पास आइए, यहां पर मेरे पास आ रहा है 11x और मेरे पास एक और चीज आएगी 7। आगे बढ़ जाते हैं, यहां से मेरे पास आ जाएगा -x और ये मिल जाएगा मुझको 17y। अब ये दो फैक्टर बन रहे हैं, हमें निकालना था वन ऑफ द फैक्टर्स। तो 11x माइनस 7y नहीं लिखा हुआ, तो -x प्लस 17y ये रहा, ठीक है, सिंपल सी बात, सेम क्वेश्चन था। चलिए अगले पे आते हैं, ये अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। चलो फिर यहां बढ़ते हैं आगे, फिर से मैं वैसे ही कुछ काम करूंगा, ध्यान देना और मेरे साथ साथ चलना, ज्यादा मजा आएगा। देखो क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, मैं कहता हूं कि भाई इसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख लो, कोई बुरा थोड़ी ना मानेगा इस बात को, ठीक है। आगे जो लिखा है वो है एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, ठीक है। अपॉन में आ जाओ, अपॉन में आ जाओ। अब जरा पहले इससे कुछ अलग से बात कर लेते हैं, ठीक है। ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, जग जाहिर है कि ये क्वाड्रेटिक है, पर सबको पता है कि इसे फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है। फैक्टर्स करेंगे तो भैया इसके फैक्टर जो है वो आ जाएंगे x माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक है। कैसे आया भाई, मल्टीप्लाई करके 2 चाहिए था और ऐड करके 3 चाहिए था। मैंने क्या कहा था, जो c के आगे साइन होता है वही ऑपरेशन करके x का कोफिशिएंट चाहिए होता है। जो c के आगे साइन होता है, फिर से सुन लो, जो c के आगे साइन होता है वही ऑपरेशन करके x का कोफिशिएंट चाहिए होता है, ठीक है। तो c के आगे प्लस का साइन था, तो प्लस करके ही 3 यानी कि x का कोफिशिएंट आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके 2 आए, प्लस करके 3 आए, एक ही रास्ता है 1 और 2। तो मेरे पास जो फैक्टर है वो x माइनस 1 और x माइनस 2 बन जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x माइनस 1 और x माइनस 2। चलो भाई इतना काम हो गया। अच्छा आगे यहाँ पहले से ही x प्लस 2 लिखा हुआ है, इतना काम हो गया मेरे पास में। एक छोटा सा काम और करना बाकी रह गया था, जरा देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। फिलहाल यहाँ पर आपका x प्लस 1 और x प्लस 1 कट जाता है और बाकी सब कुछ अभी लिखा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर जो काम अलग से था वो था इसके, इस वाले ब्रैकेट के लिए, ठीक है। क्या हो रहा है, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो फिर से आपकी आइडेंटिटी बन जाती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं तो क्वेश्चन का जो नेक्स्ट स्टेप बन जाता है आपका, वो बन जाता है x प्लस 2 और x माइनस 2। आगे मेरे पास x प्लस 1 लिखा हुआ है और अपॉन में x माइनस 2। मेरे ख्याल से अब आंसर आपको साफ साफ दिखाई पड़ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट से कट जाएगा और जो बचेगा वो आंसर होगा, ठीक है, सही है। तो वो क्या रहा है, क्वेश्चन जो है अगर देखा जाए सिर्फ 2 स्टेप में सॉल्व हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन जो सिर्फ 2 स्टेप में सॉल्व हो रहा है, बट
मैं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, टाइम लगेगा। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 10-15 सेकंड में क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है, ठीक है। क्योंकि जब आपको ये फॉर्मूले ध्यान होंगे, हल्का फुल्का फैक्टराइजेशन भी आता होगा, तो ये क्वेश्चन तो ही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि भाई x जो है वो -2.3 के इक्वल है, y कुछ वैल्यू दे रखी है, फाइंड क्या करना है, बात सिर्फ इतनी सी है, फाइंड करना है रेसिप्रोकल ऑफ x रेस्ट पर -1 प्लस y रेस्ट पर -1, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये भी नहीं, इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो वो करें क्या, इसका अगर रेसिप्रोकल निकालना है, मैं तो ये कहता हूं कि भाई ऐसा करो, पहले इसे ऐसे लिख लो, ठीक है, इसे ऐसे लिख लो। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं कि भाई अगर मैं सॉल्व करना इसको चाह रहा हूं तो मैं कहता हूं कि भाई 1/-2/3 लिख लो और +1/-3/4 लिख लो, इतना कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक स्टेप ये हो सकता है कि भाई ये थर्ड वाला होता है ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3/2 ये बन जाता है और -4/3 ये बन जाता है। सीधे सा काम करना है, एलसीएम लेके सॉल्व कर दो इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 6, यहाँ जाएगा -9 और यहाँ हो जाएगा -8। कुल मिला के बात आती है वो ये आती है कि ये -17/6 है। बट क्या ये आंसर है? नहीं, यही गलती हो जाएगी एग्जाम में, ये आंसर नहीं है। आंसर जो है वो इसका भी रेसिप्रोकल है, ये देखो, इसका भी आपको उल्टा करना है, व्युत्क्रम करना है, तो आंसर जो होगा वो -6/17 होगा, सी पार्ट, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, वो तो मजाक कर दिया लोगों ने, ठीक है। अगला सवाल आता है, अभी भी हम आइडेंटिटीज पे ही खेलने वाले हैं, उन्हीं को लेके आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। विश्वास रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है। देखो क्या करना है, आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पहले जरा उसे एनालाइज कर लेते। एक्सप्रेशन है 4a + 5/a + 5 = 40, ये है मेरे पास एक्सप्रेशन, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाई फाइंड करना है 16a², ठीक है, 16a² + 25/a²। अगर देखा जाए 16 और 25 4 और 5 के स्क्वायर है, ये अपना हिंट बन सकता है। कैसे बन सकता है, देखो, अगर हम 4a + 5/a को यहीं छोड़ दें, इसे मैं इस तरफ ही छोड़ दूं और 5 को शिफ्ट कर दूं, तो यहां बचेगा 9, ठीक है। अब आप क्या करो, दोनों साइड्स स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगाते ही आपको आंसर दिखना शुरू हो जाएगा। देखो कैसे, यहां आ गया 16a², यहां आ गया 25/a²। देखो इतना पार्ट तो दिखाई पड़ गया, क्योंकि ये तो फाइंड ही करना था। आगे बढ़ो, तो 2 × 4 × 5/a और इक्वल टू में कौन आएगा भाई, 81 आएगा, 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो a से कट गया, ये तो फाइंड आउट करना था, तो मैं इसको दोबारा लिखूंगा ही नहीं, ये ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इक्वल और यहाँ प्लस लगा के देखो, अब यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 40 = 81। तो आंसर निकालने के लिए, आंसर निकालने के लिए यहां पर 40 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका आंसर बन जाता है 40, ठीक है। आंसर बन जाता है 40 और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है फिर से इसी बात पे आ गया, क्या, x² - y²। देखते ही याद आता है, देखते ही दो वैल्यूज हैं, उन पे स्क्वायर लगा हुआ है, बीच में माइनस लगा रखा है, भैया हमें एक चीज आती है, x² - y², जो कि होता है x + y इंटू में x माइनस, वही काम फिर से करने वाले हैं। एक्चुअली में क्या करते हैं कि इसको डायरेक्टली करते हैं, अब फॉर्मूला लिखने वाला नहीं होगा। तो भाई ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, पहले इसे प्लस करेंगे फिर इसे माइनस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो भाई पहले मेरे पास आया x - y + z प्लस x - y - z, ये हो गया a + b, ठीक है। और नेक्स्ट x - y + z। अब ध्यान रखने वाली बात अब आती है, क्योंकि माइनस लगाने वाला हूं, माइनस लगाते के साथ ही जो अब टर्म्स लिखी जाएंगी उनके साइन चेंज होंगे, ध्यान रखना। तो मेरे पास आया -x, पॉजिटिव का था, पॉजिटिव y क्योंकि नेगेटिव का था, पॉजिटिव z क्योंकि नेगेटिव का था। अब यहां देखो जरा भाई, z और z कट सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, कट सकते हैं। तो यहां पर मेरे पास आ गया 2x - 2y
ब्रैकेट लगा दो, आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ से नेगेटिव एक्स और नेगेटिव एक्स कट जाएगा, नेगेटिव वाई और नेगेटिव वाई कट जाएगा, सिर्फ बचेगा ट्वाइस ऑफ जेड। अब ये कुछ पूछ रहा था, देखते हैं क्या पूछ रहा है। फिलहाल अभी आंसर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, अभी आंसर दिखाता हूं। देखो इस फर्स्ट वाले ब्रैकेट में से 2 कॉमन निकाल लो, और यहां से भी अगर एक 2 बाहर निकाल के वापस यहां लगा दिया जाए तो यहां बचेगा जस्ट z। अब देखो आपको ये वाला पार्ट यानी कि z इंटू एक्स माइनस वाई यहां कहीं दिख जाए, ठीक है, ये अपना आंसर। चलिए ये हमने जल्दी कर दिया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, फिर से काम वही चल रहा है, आज ये चीज सिखा के छोड़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए, दोबारा जो है कभी देखना नहीं पड़ेगा इसको। अब क्या हो रहा है कि यहां पर एक्सप्रेशन के अंदर आपको कोफिशिएंट की बात करनी है, ठीक है, आपको कोफिशिएंट की बात करनी है। कोफिशिएंट किसका देखना है, वाई स्क्वायर का देखना है। देखो ये रहा कोफिशिएंट जो है वो वाई स्क्वायर का देखना है, गुणांक जो है वो वाई स्क्वायर का देखना है। तो करते क्या है हम यहाँ पर, हम सिर्फ यहाँ पर वो टर्म्स ढूंढते हैं, वो पद ढूंढते हैं जिनमें वाई स्क्वायर आ सकता है, ठीक है। और वाई स्क्वायर जो है वो कहां पे आ सकता है, देखो अगर मैं एक्स लूंगा तो वाई स्क्वायर तो आएगा नहीं, छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ वाई स्क्वायर एक यहां से आ सकता है, जब 7y और 7y आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। साइन का ध्यान रखना, ये बात ध्यान बहुत रखना, साइन का ध्यान रखना है, यही चीज आगे जाकर आपको सही आंसर देगी। तो जब नेगेटिव 7y को मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव 7y से, तो मेरे पास आया नेगेटिव 49y, ठीक है। इतने का काम खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर लगा रखा है होल स्क्वायर, यानी कि 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ओपन होगा, 2y का स्क्वायर करेंगे 4y आएगा। चलो भाई लिख दिया 4y स्क्वायर। जब फॉर्मूला ओपन किया तो फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4y पॉजिटिव का आएगा, लेकिन बाहर क्या लगा है, माइनस। बस यही आपका क्वेश्चन खराब भी कर सकता है, और आपने ध्यान दिया तो सही भी कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट नेक्स्ट चीज, ये तो साफ साफ उन्होंने लिख के दिया है अच्छे बच्चों की तरह। तो ये हमारा पूरा पार्ट है, इसका आंसर कितना बन जाएगा आप देख सकते हैं। इसका आंसर हमारा बनना चाहिए नेगेटिव 52। कैसे सॉल्व करोगे, आप लिखोगे नेगेटिव 52y स्क्वायर, ठीक है, सही करो 52 आएगा, हाँ 52y स्क्वायर आ जाएगा, और तो कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, नेगेटिव 52। चलो ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर से अब निकालना प्रोडक्ट, फॉर्मूला यूज फिर से करने वाले हैं, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा तो पहले हम जरा इन दोनों को देख लें। मैं देख लें क्यों कह रहा हूं, वैसे तो अब आप इतना बात जो है वो दिमाग में रख ही सकते हैं कि सेम चीज अगर प्लस और माइनस हो रही है तो करना क्या है, तो भैया करना ये है, पहला लो स्क्वायर करके लिखो, दूसरा लो स्क्वायर करके लिखो, बीच में लगा दो माइनस, खत्म बात। फर्स्ट लिया स्क्वायर करके लिखा, सेकंड लिया स्क्वायर करके लिखा। अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर से, तो वही कहानी फिर से, सेम चीज प्लस और माइनस हो रही है। तो पहला लो, अब ध्यान दे देना गलती ना हो, पहला लो और स्क्वायर लगा दो, माइनस करो, दूसरा लो और स्क्वायर लगा दो, ठीक है। तो आंसर बन जाता है 81x की पावर 4, 16y की पावर 4, और आंसर जो है वो भी डी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल सिंपलीफाई करना है, फैक्टराइज ही करेंगे, कुछ नया काम नहीं करने वाले, ठीक है, फैक्टराइज ही करेंगे। तो शुरुआत जरा यहीं से पकड़ लेते हैं पहले से, ठीक है, यहीं से पकड़ लेते हैं इसको। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने कहा कि भैया अगर ऐसे लिखा है तो इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख दो, सही है। आगे जो लिखा हुआ है उसे लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो हमारा कौन सा कुछ बिगाड़ रहा है। अपॉन में आ जाओ, अपॉन में भाई सब थोड़े से मेहरबान हो गए तो खुद ही फैक्टराइज करके दे दिया इन लोगों ने। ये है क्या, देखो दोनों टर्म्स में a माइनस बी है, कॉमन निकाल लो। तो फर्स्ट टर्म के पास में a बच जाता है, सेकंड के पास में b बच जाता है। अभी कुछ काट मत देना, कहीं तुम्हारा मन कर रहा हो तो माइनस से ये वाला काट दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है, पहले ऊपर से कॉमन निकलेगा। जब भी कैंसिलेशन इस तरह से ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होती है तो सिर्फ तब होती है जब दोनों में फैक्टर्स लिखे हों। बात को ध्यान देना, जब भी आप इस तरह से मान लो कि अगर कल कुछ ऐसा लिखा मिल गया 3+2 और तुमने होशियारी करके 3+1 को देखकर और क्या कर दिया कि 3+1 को देखकर 3 से 3 काट दिया, ऐसा नहीं होता। ये होगा सिर्फ तब जब ऐसे लिखा होगा,
तब आप 3 काट सकते हो। तो कहीं अगर आप इसको देख के जल्दीबाजी में खुशी खुशी मरे, वाह क्या मजा आ गया, इससे ये काट दिया, इससे ये काट दिया, लो आंसर निकाल दिया, बर्बाद हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, आगे देखो। तो जरा पहले इसको हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, अब क्या होगा, पहले न्यूमरेटर में हम फैक्टर्स बनाएंगे। फिलहाल टर्म्स लिखी हुई हैं, प्लस लगा ना बीच में, पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर बनाने के लिए क्या करें, कॉमन निकालो। ऊपर अगर देखा जाए तो a माइनस बी दोनों टर्म्स के पास पड़ा हुआ है, तो हमने कहा भाई कि a माइनस बी कॉमन निकाल लो। तो मेरे पास a प्लस बी बच जाता है और प्लस a बच जाता है। अपॉन में देखा जाए तो ऑलरेडी फैक्टर हम बना चुके हैं। अब देखो, अब जो कटता है काटो, तो भैया ये कट गया और जो बच गया 2a प्लस बी और a प्लस बी, ये अपना आंसर हो गया। कहीं दिख रहा है क्या? कुछ 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 कुछ, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ गलती हुई है, बजरा ध्यान दे देना। मैं इसको डिफरेंट पेन से कर दे रहा हूँ, यहाँ पर प्लस चल रहा है। अच्छा, तो फिर तो एक क्वेश्चन दोबारा करना, इसको यहाँ से दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको दोबारा कर लेते हैं। ऊपर से कॉमन अब जो निकलने वाला है वो है हमारा a प्लस बी। ठीक है, तो यहां बच जाएगा a माइनस बी और प्लस a। अब की बार जो कैंसिल होगा, पीछे हमसे गलती हो गई थी, जो कैंसिल होगा वो होगा प्लस वाला पार्ट। तो बच जाएगा ट्वाइस ऑफ a माइनस बी अपॉन में a माइनस। ठीक है, तो सी वाला पार्ट अपना सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चल, अब यहां पर हमें कांस्टेंट टर्म निकालनी है। अच्छा, कांस्टेंट टर्म जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं होता वो कांस्टेंट टर्म है। जहां कोई एक्स ना लगाओ, क्योंकि यहाँ पे एक्स दिखाई पड़ रहे हैं, तो जहां कोई एक्स ना लगाओ वो इसकी कांस्टेंट टर्म कहलाएगी। जैसे कि अगर मान लो, अगर ऐसे लिखा हुआ है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो इसमें कांस्टेंट टर्म 7 है। ऐसी ही टर्म इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन सकती है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करें, सारा मल्टीप्लाई तो हम नहीं करने वाले, हम सिर्फ वो टर्म ढूंढ लेंगे जहां पर कोई एक्स ना आता हो। शुरुआत 2x स्क्वायर से करते हैं। अगर 2x स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई होगा 7x से, तो एक एक्स बच जाएगा। अपॉन में एक्स लिखा है, एक कटेगा, तो ये नहीं हो सकता। और अगर 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स से, तो क्यूब बन जाएगा। तो इसकी कहानी हो गई खत्म। ठीक है, 3x की बारी आती है। 3x को 7x अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई किया, देखो नेगेटिव 3x को मल्टीप्लाई किया 7 अपॉन एक्स से, तो अब x और x कट गए, ये आ गया -21। ये कांस्टेंट टर्म है। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन पूरा नहीं है, अभी काम बाकी है। जब 3x मल्टीप्लाई होगा x से, तो 3x स्क्वायर आएगा, यानी कि ये भी पार्ट ऑफ आंसर नहीं है। तो यहां तक की बात खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं, जरा थोड़ी सफाई कर दें पहले यहाँ की। अच्छा, अब जो बारी है वो है 9 की। जब 9 अपॉन एक्स 7 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो अपॉन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये भी छोड़ दो। तो बचा कौन, जस्ट ये लास्ट पार्ट, यानी कि जब मैं नेगेटिव 9 अपॉन एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा नेगेटिव एक्स से। अच्छा, फिर से बोल देता हूं, ठीक है, आदत है मेरी गलती बचाने की आप लोगों के लिए, कि माइनस का साइन का बहुत ध्यान रखना, बहुत ज्यादा ध्यान रखना। क्योंकि होता यह है कि आपको ऑप्शन में जो ये नंबर लिखे मिलेंगे, ये सब लिखे मिलेंगे, कि आप जो गलत करके निकालोगे वो भी यहाँ लिखा होगा, जो सही करके निकालोगे वो भी यहाँ लिखा होगा। अगर आपने साइन का ध्यान नहीं दिया और आपने जो आंसर निकाला वो निकला, तो वो भी आपको यहाँ लिखा मिल जाएगा, आप वही टिक करके आ जाओगे। तो साइन का बहुत ध्यान रखना। तो इधर कैंसिल आउट करके मेरे पास पॉजिटिव का 9 आता है, जबकि यहाँ पर 21 मैंने पहले से निकाल के बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो आंसर जो है वो नेगेटिव का 12 है। ठीक है, जो आंसर है वो नेगेटिव का 12 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है m और n की, लेकिन है क्या, कंडीशन क्या है, वेरीफाई, या फिर ये कहा जाए कि जो नोन कॉन्सेप्ट है वो क्या लगने वाला है, वो लगने वाला है लीनियर इक्वेशन इन वन, ये वन नहीं है, इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये क्या बात थी बेटा, ये बात थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या होता है, तो अगर हम लीनियर की बात करें, ठीक है,
अगर हम लीनियर की बात करें तो इसका मतलब दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि जो इसकी डिग्री होती है, जो इसकी डिग्री होती है वो होती है 1। डिग्री का मतलब x की पावर y की पावर 1 होती है, ठीक है। यानी कि जो भी आपको क्वेश्चन दी है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान देना मेरी बात में, जो मैं एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो दिया है 2x m-3 इसकी पावर है प्लस 3y 2n-2 इसकी पावर है इक्वल टू में 7 है, ठीक है। आगे देखो, मैं फिर से इसकी फॉर्म यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो, a जो है वो तो 2 हो गया, कंपैरिजन कर रहे हैं, हाँ? तो x कंपेयर किससे होगा, इससे होगा। इसका मतलब जो ये x की पावर m-3 है वो x की पावर 1 के इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पावर कितनी है, 1 है। क्यों, लीनियर है, डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, सही है। अच्छा, तो क्या यहां से m निकल सकता है, देखो कैसे निकलेगा, कंपेयर करके। आप क्या करोगे, पावर कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे कि भाई m-3 जो है वो 1 होना चाहिए। मैं कहूँगा सही बात है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। तो m की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलो सर 4 होगी, ठीक है। तो 4 होगी, तो वहां देखो 3 जगह 4 लिखा हुआ है। चलो भाई कोई बात नहीं, हम भी कोई कम थोड़े ना है। अब की बार y की बारी जाएगी, 2n-2 इज इक्वल टू y की पावर 1। ये देखो यहाँ पे आ जाओ, ये 1 और ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, सही है। फिर कंपेयर मार दो, तो अब की बार 2n-2 जो होगा वो 1 होगा। भैया यहाँ से अगर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो पूरा पूरा मिल जाएगा। ये कितना होता है, 1.5। तो ये है अपना आंसर, ठीक है। ध्यान रखना क्वेश्चन का, छोटी सी बात पर क्वेश्चन जो बन जाता है, और यहां वो छोटी सी बात थी। फिर देख लो लीनियर इक्वेशन, अगर ये नहीं मालूम होता तो क्वेश्चन नहीं हो जाता। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख के बहुत आसान लगेगा आपको ये, ठीक है, पर है भी, ऐसी बात नहीं है, आसानी है, और क्या करना आना चाहिए, बस सब आसान ही होता है। देखो, एक स्टूडेंट ने कैलकुलेट करी इसकी वैल्यू 196 इंटू 206 और एक्सप्रेस करके भाई साहब ने आंसर सही से नहीं लिखा, ऐसे लिख के छोड़ दिया। आगे काम हम करेंगे, तो फिर अब क्या करें भाई, पी की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा। तो उसने क्या किया भाई, 196 इंटू में 206। तो उन भाई साहब ने दिमाग ये लगाया, उस स्टूडेंट ने क्या किया, इसको पहले चेंज करके लिखा, मल्टीप्लाई करना उसे आ ही ना था, ऐसे लिखा उसे, और फिर मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई भी कैसे करना है ये भी ध्यान दे लो। हम जरा ये जो फॉर्म दिख रही है इसके ऊपर निर्भर करने वाले हैं, तो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो जब 200 से मल्टीप्लाई होगा तो 200 का स्क्वायर लिखूंगा मैं, मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। आगे बढ़ो, 200 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू 200 हो जाएगा। आगे जब -4 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4 इंटू 200 हो जाएगा, और जब -4 6 से होगा तो -24 होगा। अब ध्यान दो जरा, आपकी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आ चुकी है, तो इनका काम तो खत्म हो गया, क्योंकि हमें मतलब किससे, इस बीच वाली टर्म से, ठीक है। अब ये बीच वाली टर्म इन दोनों से आएगी। अब इसमें क्या करें, मल्टीप्लाई नहीं करना, ध्यान रखना। तो कैसे करें, दोनों में 200 दिखाई पड़ रहा है, तो 200 जरा कॉमन निकाल लो, तो यहां बचेगा 6 - 4, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसे ले चलेंगे इसको। अच्छा, तो ये हो गया 200 और यहां बच गया 2। अब देखो बीच में क्या लिखा था, 200 p, तो भाई p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू 2 है। अच्छा, तो p की वैल्यू 2 है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है 2p³ - 28। तो फिर भैया ऐसा करो, यहां पर वैल्यू पुट कर लो और आंसर निकाल लो, ठीक है। चलो कर लेना अपने आप। अगला सवाल, क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर x का कोफिशिएंट k है, अगर x का कोफिशिएंट k है तो बताओ 2k - 9 कितना होगा, सही है। चलो देखते हैं। अच्छा, तो पहले जरा x का कोफिशिएंट देख लेते हैं।
एक्स कोफिशिएंट कहाँ से आ सकता है? देखो, अगर वैसे सिंपल क्वेश्चन है, आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो उसके अंदर, ऐसा भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अगर देखा जाए तो एक्स का कोफिशिएंट एक आपको मिलेगा इससे, यानी कि एक्स, एक मिलेगा इससे यानी कि 2x। सेकेंड वाले पे आते हैं, एक कोफिशिएंट यहां से मिलेगा यानी कि -x, एक यहां से मिलेगा यानी कि 2x। ऑल इन ऑल देखा जाए तो ये जस्ट 4x। ठीक है, ये हमारे x के कोफिशिएंट हो गए। अच्छा, अब इसने कहा था कि जो कोफिशिएंट है x का वो k है, जो कोफिशिएंट है x का वो k है। यहां पर x का कोफिशिएंट 4 है, तो इसका मतलब हुआ जो k की वैल्यू है वो है 4। फाइंड करना है कि भाई 2k माइनस 9 क्या होगा, यानी कि 2 इंटू 4 माइनस 9 क्या होगा, तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, चल अगला सवाल लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा थोड़ा सा और। ठीक है, फैक्टराइज करना है और उसी से सिंप्लीफिकेशन करके आंसर मिलेगा। ठीक है, देखो इसी से कैरी करते हैं। चल, हमारे पास है 5p और q, हमारे पास है 5p और q। अच्छा, इधर लिखा हुआ है, यहां जरा देखो, इधर लिखा हुआ है p² माइनस q²। फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस b², यानी कि मैं इसे लिख दूंगा p प्लस क्यू और p माइनस क्यू। पुट करते हैं तो यहां पर आ गया p प्लस क्यू और p माइनस क्यू। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। अब एक और चीज बची है, वो भी कॉपी करते हैं जरा। ये हमारा न्यूमरेटर क्लियर हो गया। अपॉन में आ रहा है, अपॉन में अब क्या हो रहा है, देखो अपॉन में मुझे यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यहाँ पे जरा से कॉपी कर ले और फिर आगे बात करें। तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब फैक्टराइज करने मतलब थोड़ी सी मेहनत तो बचा लेते हैं, मेहनत से, है ना, काम यही है अपना। तो 5 कॉमन निकाल लो भाई, तो आपको कुछ ज्यादा इजी मालूम पड़ जाएगा ये। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 4 चाहिए और प्लस करके, मल्टीप्लाई करके 4 चाहिए और प्लस करके 5 चाहिए। सीधी सी बात है, 1 और 4। तो फैक्टर क्या क्या हो गए, p माइनस 1 और p माइनस 4। 5 तो लिखा ही हुआ था, पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या क्या आ गया मेरे पास भाई, एक तो 5 मिल गया, एक p माइनस 1 मिल गया, एक p माइनस 4 मिल गया, और पहले से एक 2p और p प्लस क्यू लिखे हुए थे। अगला स्टेप आपको आंसर दे देगा, क्यों दे देगा, देखो भाई यहाँ पर 5 से 5 कट गया। अच्छा, p माइनस 1 से p माइनस 1 कट गया, p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कट गया, कुछ और बच गया। अच्छा, एक p से एक p और कट गया। अब क्या बचा, अब बचा मेरे पास न्यूमरेटर में एक, न्यूमरेटर में एक बच गया q अपॉन नहीं, एक p माइनस 1। देखो कुछ वहीं से कुछ मिल रहा है, ऑप्शन में आ रहा है हमारे पास आंसर। और अपॉन में यहां मिल जाएगा मुझको, अपॉन में यहां मिल जाएगा p माइनस 4 और 2। तो q p माइनस 4 ठीक है, चल सही है, इतना ही है और कुछ नहीं। आप जब इसको करेंगे नॉर्मली तो ये और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जितना काम यहाँ पे मैं सोचता हूँ, करके दिखाता हूँ, आपको सोचना तो पड़ेगा बट लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में ये बात ध्यान रखना हमेशा कि जितना ज्यादा दिमाग चलेगा एग्जाम उतना ही अच्छा होगा, और जितना कम पेन चलेगा एग्जाम उतना ज्यादा अच्छा होगा। पेन कम दिमाग ज्यादा, ठीक है, पेन कम दिमाग ज्यादा, क्योंकि दिमाग ज्यादा तेज काम करता है। लेकिन 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 उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं हो रहा कुछ। ठीक है, तुम सोचो कि हाँ दिमाग फालतू में चला लो जाकर, उससे कुछ नहीं होगा। जब घर पे पेन चल चुका होगा तो एग्जाम में दिमाग चलेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, बोल तो मैंने ऐसे ही दी लेकिन है बड़ी जरूरी। जब घर में पेन चल चुका होगा तब एग्जाम में दिमाग चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कोफिशिएंट निकालना है किसका, एक्स स्क्वायर का। ठीक है, फिर से वही, सारे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए एक्स स्क्वायर कहाँ आ सकता है भाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले से ही लिखा हुआ है, तो ना ये इससे देगा ना इससे देगा, सिर्फ 1 से देगा। तो यहां से क्या जाएगा, यहां से मिल जाएगा आपको 2/3 एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब ये 5.4 एक्स लिखा हुआ है,
तो किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक्स स्क्वायर मिल जाए, तो 4x आएगा, यानी कि x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये वाली पार्ट सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो सकती है। तो जब मेरे पास 5 अपॉन में 4x मल्टीप्लाई होगा 4x से, तो ये क्या बच जाएगा, ये बचेगा जस्ट 5x स्क्वायर। इधर क्या आ चुका है ऑलरेडी, साइन करो देख ले, तो ये आ चुका है 2 अपॉन में 3x स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज और रह गई है, तो 3 रह गया नेगेटिव का। तो जब मैं 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3x स्क्वायर से, तो ये भी स्क्वायर मिल देगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास -3 इंटू में 3x स्क्वायर, यानी कि नेगेटिव का 9x स्क्वायर, और कहीं कोई स्क्वायर नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो क्या क्या कोफिशिएंट क्या क्या आ गए भाई, एक कोफिशिएंट आ गया 2/3, एक कोफिशिएंट आ गया 5, एक आ गया 9। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो बेहतर है पहले से ऐसे लिख लो -4। ठीक है, एलसीएम ले लो तो जाएगा 2 - 12/3, तो आंसर है -10/3। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन कुछ जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसकी तरह है, बट कुछ ही है। ठीक है, अच्छा 2x - 3y दिया हुआ है, फाइंड आउट करना है कि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, दिया नेगेटिव है, चाहिए पॉजिटिव, तो जो दिया है उसे उठा लेते हैं पहले जरा। तो इसने बोला कि भाई 2x - 3y जो है ये कितना है 5। मैं कहता हूं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो भाई इधर भी स्क्वायर किया और यहां भी स्क्वायर किया। स्क्वायर करने से क्या मिला, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 12xy इज इक्वल्स टू 25। अब देखो ये निकालना है, अच्छा मतलब ये निकालना है, तो इसको रहने दो, इज इक्वल्स टू 25, इसे भेज दो इस तरफ -12xy, और क्वेश्चन को फिर से देखो तो आपको xy की वैल्यू दी हुई है, कितनी है 6। ठीक है, अच्छा एक चीज गलत हो गई, यहाँ पॉजिटिव आया, xy की वैल्यू दे रखी है तो 6, तो ये हो गया 25 प्लस 1272, यानी कि ये आ गया 97। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले। अब क्या हो रहा है, अब ये वैसे क्वेश्चन आया जो हमने पीछे किया था अभी स्टूडेंट वाला। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ देते हैं, ट्राई मारो ये आंसर क्या है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। चलो ये सवाल है नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन है, देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है, कैसा क्वेश्चन जाएगा हमारा। तो देखो जरा पहले एक छोटी सी बात डिस्कस कर लेते हैं कि अगर x की पावर 4 है माइनस y प्लस z की पावर भी 4 है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, क्या ऐसा कर दिया जाए कि मैं x की स्क्वायर का स्क्वायर कर दूं और y प्लस z में भी स्क्वायर का स्क्वायर कर दूं। सही है, तो वह फॉर्मूला बन जाएगा वही जो यूज करते आ रहे हैं। तो अगर इसे एक्सपेंड कर दें तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा, ये हो गया a प्लस बी, ब्रैकेट कंटिन्यू कर देते हैं, पेन चेंज करते हैं जरा, दूसरे ब्रैकेट में क्या बन जाना चाहिए एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, माइनस लगाना है, माइनस लगा दिया, y प्लस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, अभी वो नीचे लिखा तो लिख रहे हैं ना, वो अपना आंसर लाएगा, ये अपने को परेशान कर रहा है। अच्छा इसे ओपन करो जरा, एक्स स्क्वायर, तो ये मिलेगा मुझे जेड स्क्वायर प्लस 2yz, क्लोज कर दो, अपॉन इधर देखो जरा। अब तुम कहो सर इसको ऐसे ओपन करोगे, नहीं मैं ऐसे ओपन थोड़ी ना करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, देखो फिर से ध्यान से, स्क्वायर है माइनस हो रहे हैं, स्क्वायर है माइनस हो रहे हैं, तो फिर से लगाओ डी, यानी कि a प्लस बी, यानी दोनों को प्लस कर दिया, ब्रैकेट लगाया, आगे a माइनस बी, माइनस माइनस साइन चेंज। ठीक है, अब लगाओ अपॉन में क्या लिखा हुआ है
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2yz। अच्छा, मैं तो यहीं से कॉपी कर रहा था वैसे भी। ठीक है भाई, तो क्या है आंसर? x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई माइनस जेड, तो x माइनस वाई माइनस जेड बी वाला आंसर है। ठीक है, बढ़िया चल रहा है क्वेश्चन, कुछ मजा तो आ रहा होगा है? कमेंट कमेंट कर देना भाई, थोड़ी मेहनत करी है मैंने। हाँ चले भाई, एक सवाल और ले लेते हैं, क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है ना। वन ऑफ द फैक्टर्स, क्वेश्चन मैंने ऐसे ही लिए हैं, ठीक है, देखते हैं अभी शायद एक दो और निकल आएंगे ऐसे क्वेश्चंस। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस, तो भाई फैक्टर निकालने हैं और फैक्टर दिए तो हैं लेकिन बीच में माइनस लगा दिया, तो क्या करना है, इसे हटाना है। सब कुछ फैक्टर्स के फॉर्म में ही होना चाहिए, ठीक है। तो जो कॉमन निकलता है निकाल दो। क्या कॉमन निकलता है, चलो देखते हैं। तो भाई यहां पर अगर देखा जाए, एक तो मैं यहां से 2 कॉमन निकाल दूंगा, दूसरा मैं यहां से 2x माइनस 5y कॉमन निकाल दूंगा। तो फिर अब यहां देखो, इतना पार्ट तो कॉमन निकल गया, तो बचा 3x प्लस 4y। ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगा, इतना पार्ट बच गया, ठीक है। अच्छा, अब लगाया माइनस, यहां से 2 कॉमन तो निकाल लिया तो 3 बच गया, ब्रैकेट लगाया, ये बाहर चले गए तो भाई साहब तो x माइनस ये पार्ट बचता है, ठीक है। अरे वन ऑफ द फैक्टर बोल रहा है बट इनमें से कोई भी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो ये मेरा भी आंसर तो आया नहीं है। तो आगे सब बढ़ाते हैं। अब एक काम रह गया, ये वाला ब्रैकेट ओपन कर लो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर 3x प्लस 4y माइनस 3x प्लस 3y, इसको भी लिखे रहने दो, इस पे आ जाओ। तो 3y कैंसिल हो गया, ये आ गया 7 और y, तो कहने का मतलब 14y और 2x माइनस 5y, ये यहां पे लिखा हुआ था। तो बेटा ये आपको ये दिखाई पड़ रहा, ठीक है। आ गया आंसर, सही है, बढ़े आगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन और लेके देखते हैं। ये देखो, वन ऑफ द फैक्टर, फिर से आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो फटाफट से करने की कोशिश करते हैं जरा इसको। अब देखो जरा, इसने a प्लस बी का होल क्यूब लिखा है, अच्छा तो करें क्या, देखो ध्यान से देखना, अगर a प्लस बी का होल क्यूब है, यहां से माइनस कॉमन निकाल दो। अब कुछ कॉमन दिख रहा है, a प्लस बी कॉमन दिख रहा है, तो हमने a प्लस बी कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट लगा लो, यहां पर a प्लस बी स्क्वायर रह गया और यहां पे कुछ भी नहीं रह गया, ठीक है। अब सबसे जरूरी स्टेप आता है, इससे कुछ मत कहो, यहां पर यहां देखो 2 पे स्क्वायर लगा दो, बन गई आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो भाई एक बार प्लस करेंगे तो +1 और एक बार माइनस करेंगे तो -1। अब ये देखो, ये चमक रहा हुआ है मोटा मोटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, इसे भी कर ही देते हैं, अब जब दिखा दिया है तो ये क्वेश्चन भी कर देते हैं। ये क्या है, ये बाइनोमियल है। कौन बाइनोमियल है, अच्छा ये कहता है कि 3x की पावर m माइनस 5x प्लस 7, ये बाइनोमियल है। कहां से लग रहा है बाइनोमियल, क्या होता है बाइनोमियल, जहां पे सिर्फ 2 टर्म है, यहाँ 3 लिखी है, लेकिन वो कह रहा है ये बाइनोमियल है, यानी कि 3 नहीं 2 ही है, हमें दिख रही है सिर्फ 3, होंगी सिर्फ 2 ही यहाँ पर। तो अगर ये बाइनोमियल है, यहाँ पे सिर्फ अगर 2 ही टर्म है, तो m की वैल्यू क्या होगी, क्या हो सकती है, ऑप्शन देख लो, ओनली 2, ओनली 1 एंड 0, ओनली 1 2 एंड 0, क्या क्या हो सकता है। अब देखो लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ 2 ही टर्म हो सकती है। कौन कौन सी टर्म हो सकती है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो टर्म ऑलरेडी डिफाइंड है, डिफाइंड का मतलब क्या है भाई, इसको देखो 7, जो 7 है, यहां हमें पता है कि इसमें जो हमारे पास पावर आने वाली है x की, वो कितनी होगी, यहाँ पर जो x की पावर होगी, अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूं तो पावर यहाँ पे क्या होगी x की, 0 होगी, और यहाँ कितनी है 1। ये दोनों डिफाइंड टर्म है, इसके अलावा कोई और टर्म यहाँ पे नहीं होगी, अगर होगी तो इन्हीं की फैमिली की होगी। मतलब कि जैसे 5x लिखा हुआ है तो यहाँ पे 3x हो सकता है, लेकिन 3x स्क्वायर नहीं हो सकता, बिकॉज फिर ये जो है बाइनोमियल नहीं रहेगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि पावर जो है 1 और 0 ही मिले, ठीक है। और अगर मैं सही बताऊं तो मैंने आपको आंसर बता दिया,
क्या कहा मैंने कि यहां पर सिर्फ वही टर्म हो सकती हैं जहां पर x की पावर 1 और 0 हो। सिर्फ वही टर्म हो सकती हैं जिसकी पावर 1 और 0 हो। ये देखो, यही आंसर आएगा। कैसे? देखो कैसे हो सकता है ऐसा। देखो भाई, अगर पावर 1 होगी तो इस वाली टर्म को, यानी कि 3x की पावर m को मैं कंपेयर इसी से तो करूंगा। तो यहाँ पे x की पावर m जो होगी वो x पर 1 से कंपेयर होगी, तो m की वैल्यू कितनी रहेगी? 1। या फिर कंपेयर इससे होगा, तो फिर अगर x की पावर m जो है वो x पर 0 से कंपेयर होगी तो m की वैल्यू हो जाएगी 0। फिर कुछ और अगर हुआ तो ये बाइनोमियल नहीं बचेगा। तो इसका आंसर क्या है बेटा? इसका आंसर है बी। ठीक है, इसका आंसर है बी। तो ठीक है, फिर इतनी ही क्वेश्चंस पे आज की क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में जो मैंने करवाया आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्रैक्टिस तो एटलीस्ट कराई ही दी होगी मैंने आपकी 1, 2 या 3 तरह के क्वेश्चंस की। ठीक है, हमने फैक्टर्स वाले क्वेश्चन भी करे, हमने सिंप्लीफाई भी किया, कुछ आइडेंटिटीज भी हमने यूज करके देखी हैं। ठीक है, तो इस क्लास को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। ठीक है, तो इससे क्या है ना कि हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, हमें और अच्छा करने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। हम इसमें और एफर्ट डालेंगे और अल्टीमेटली ये आपको, हमको, सबको थोड़ा सा एडवांटेजियस ही बनाकर आगे प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो फिर क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।